आज के रोज भारत में भारतीय हुकूमत ने यकतरफा तौर पर कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, स्पेशल स्टेटस खत्म किया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं अभी तक के जो हालात हैं कश्मीर में, हमें आज भी नॉर्मलसी नजर नहीं आ रही। साहब, एक जो टेम्परेरी प्रोविजन 70 साल से चल रहा था, ये उम्मीद रखा कि 4 साल में पूरे हालात बदल जाएंगे, वो सही नहीं। हालात बदलने में टाइम लगता है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। भारत को जब आजादी मिली 1947 में, तो हमारी तो 560 से ज्यादा अलग अलग स्टेट थी। वो ज्वाइन भी अलग अलग टाइम से किया था। कश्मीर अक्टूबर में ज्वाइन किया था, आजादी के 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका था। तो हर स्टेट के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें कहीं ना कहीं फर्क था। कश्मीर को टेम्परेरीली स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब वो तो टेम्परेरी था, टेम्परेरी तो टेम्परेरी होता है, उसको कभी न कभी तो खत्म होना ही था। लेकिन जनरल साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, जनरल साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, टेम्परेरी तो वाकई जिस तरह आपने कहा वो टेम्परेरी होता है। हमने माजी में कभी दुनिया की तारीख में नहीं देखा कि कोई टेम्परेरी हो मामला और वो 70 साल तक उसी तरीके से चलता जाए, 72 साल तक। तो 72 साल तक चलने वाली चीज तो टेम्परेरी नहीं हो सकती। ऐसा साहब, ऐसा है, इतिहास में बदलाव आने में समय लगता है। वो जो टेम्परेरी प्रोविजन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, वो असेंबली ही नहीं है। तो उस टेम्परेरी को परमानेंट में बदलना या उसको हटाना हमारी सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, जो कि हर इंसान की आवाज उठाती है। उस पार्लियामेंट ने उसको 2019 में टेम्परेरी प्रोविजन को खत्म कर दिया। लेकिन किस तरीके से जनरल साहब किस तरीके से खत्म किया? आपके अपने भारत के कानून के अंदर लिखा था कि अगर कश्मीर के हवाले से ऐसा कोई इकदाम उठाएगी हुकूमत, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उससे रेजोल्यूशन पास की जाएगी। आप लोगों ने तो ये मामला किए ही तब जब वहां पर आप लोगों ने असेंबलीज को खत्म करवा दिया, और ये तो जबरन किए जाने वाला काम है ना। और भारत की असेंबली आज बिल पास कर दे कि जी न्यूयॉर्क जो है वो भारत का कैपिटल होगा, तो इसका मतलब है कि अब न्यूयॉर्क भारत का कैपिटल बन जाएगा। अगर आपकी बात मैं मान के चलूं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टेम्परेरी प्रोविजन किया था, वो असेंबली ही नहीं रही, तो उसको ना हटाया जा सकता ना परमानेंट किया जा सकता, वो सही नहीं है। मेरा मानना है कि देश के हर सूबे में एक ही कानून होना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आंध्रा। हमारे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो वो पार्लियामेंट ने जब 2019 में उस टेम्परेरी प्रोविजन को हटा दिया, वो बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। लेकिन जनरल साहब, अगर कश्मीरी नहीं रहना चाहते आपके साथ कश्मीरी नहीं रहना चाहते, तो आपकी पार्लियामेंट कौन होती है कश्मीरी के ऊपर ये जबर करने वाली कि नहीं जी आपने हमारे साथ ही रहना है? वो नहीं रहना चाहते आपके साथ। पार्लियामेंट से बड़ा एक डेमोक्रेसी में कोई बॉडी नहीं, और पार्लियामेंट ने खुलेआम वो रूल पास किया। आपकी पार्लियामेंट के जनरल साहब मेजॉरिटी लोग जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपकी पार्लियामेंट के सीनियर लोग जो वाकईतन डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, उन सब ने इसके अगेंस्ट आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी की हुकूमत कर रही है। अभी मैं अल जजीरा के ऊपर जो दलाइल पढ़ रहा था, जो वकला की जानिब से दलाइल सामने आ रहे हैं, वो इतने मजबूत दलाइल हैं कि ये अब आपकी सुप्रीम कोर्ट का भी टेस्ट है। अगर वो मेरिट के ऊपर फैसला करती है तो ये आर्टिकल का एब्रोगेशन का प्रोसेस रिवर्स होगा। तो अब जब कश्मीरी तो रहना नहीं चाहते जनरल साहब इंडिया के साथ, तो क्या जोर जबरदस्ती है फिर? देखिए, इंडिया एक फ्री डेमोक्रेसी है, खुली डेमोक्रेसी है। हर इंसान को हक है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रोविजन को चैलेंज करने का। कुछ लोग उन्होंने उसको चैलेंज किया है। वो आज के दिन बातचीत सुप्रीम कोर्ट उसको लार्जर बेंच उसको एग्जामिन कर रहा है। वो कानून का हर पहलू एग्जामिन करेंगे और फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी वो देश में लागू होगा। तो अभी तो सब जुडिस है मामला, तो उसके बारे में कोई बहस करना है कि वो सही है नहीं है, हटेगा नहीं हटेगा, तो
प्रीमेच्योर है। लेकिन जनरल साहब, सब जुडिस तो चले आज है ना, वो तो कल को जो भी फैसला आएगा पता लग जाएगा कि भारत के अंदर अदलिया किस कदर आज़ाद है। ये जो और फ्री डेमोक्रेसी की जो बात हो रही है वो तो ये लिटमस टेस्ट है जुडिशरी का भी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारा प्रोसेस था वो प्रोसेस ही जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू होने वाले इकदाम को आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये चूंकि अब हो गया है तो ये बस ठीक है, इसको इसी तरीके से तस्लीम किया जाए? देखिए, जिस तरीके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी आपके साथ मिला, वो आप भी जानते हैं। वहाँ एक ब्रिटिश मेजर थे, उन्होंने बगावत करके वहां पर झंडा पाकिस्तान का लगा दिया। तो वो तो पुरानी तारीख की बातें हैं, वो तो चलती रहेंगी। हमारी पार्लियामेंट का ये भी डिसीजन है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत में मिलेगा, समय की बात है। लेकिन जनरल साहब, ये पार्लियामेंट्री डिसीजन, ये इन पार्लियामेंट्री डिसीजंस हमारे पास है। इन पार्लियामेंट्री डिसीजंस की स्टैंडिंग क्या होगी? यानी आज मैं अगर अपनी पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करूं और हम यहाँ पर बिल पास कर दें कि न्यू दिल्ली जो है ये पाकिस्तान का सूबा बन जाएगा, तो चूंकि हमारी पार्लियामेंट ऐसा कोई बिल पास कर दे तो फिर आप दिल्ली को पाकिस्तान का सूबा बना देंगे? आप अपने सूबों के लिए तो कवानीन पास कर सकते हैं ना, लेकिन ये तो मामला इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर्ड है। आप लोग यूएन में गए, उसके बाद इंटरनेशनली ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर हो गई। आप किस तरह कह सकते हैं कि आपकी पार्लियामेंट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव ले और उसके बाद हम जो है वो उसके डिफेंस में खड़े हो जाएंगे? ठीक है, चूंकि हमारी ख्वाहिश ये है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ठीक, लेकिन अब ये कश्मीरी हमारे साथ रहेंगे, जबरन रखेंगे इनको? साहब, ये मामला इंटरनेशनल सिर्फ पाकिस्तान की नजरों में है। कोई दुनिया का देश इसको इंटरनेशनल नहीं मानता है। 76 साल से आप सर यूएन असेंबली में यूएन कह रहे सर, आप यूएन में सवाल उठाते रहते हो, तो एक बगैर दांत की बॉडी है। लेकिन हुआ क्या है, अगर ये मामला इंटरनेशनल होता तो सर सब कुछ ही हो जाना था, सब कुछ ही हो जाना था, सब कुछ ही हो जाना था। आपको पता है कि अगर आप लोग यूएन ना जाते तो ये जो कश्मीर का जितना इलाका आपके पास है ये भी नहीं था रहना। जिस तरीके से ये यहाँ से मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान और दूसरे लोग जो है वो पेशकदमी कर रहे थे, आप लोग यूएन में चले गए। लोगों का ख्याल था कि आप लोगों को वाकईतन जो है वो इस्तिस्बाब राय का हक दे देंगे, लोगों को डिसाइड करने देंगे। आप लोग तो 72 साल से पहले आंखें चुराते रहे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप लोगों ने यूनिलैटरल एक डिसीजन ले लिया और अब आप लोग उसका डिफेंस कर रहे हैं सर। नहीं, जो यूएन में उस वक्त 1948 में मुद्दा गया था वो लड़ाई रोकने का मुद्दा था। हम लोग खून खराबा नहीं चाहते थे, सीज फायर के लिए गए थे। तो सीज फायर तो आ गई 1949 में और अभी भी लागू है, बदलते रहते हैं थोड़े बहुत उसके पहलू। लेकिन अगर एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट ही डिसीजन ले सकते तो फिर कौन लेगा? जनरल साहब, आपका पॉइंट, मैं आपकी पॉइंट को तो निगेट कर ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट ने डिसीजन लेना है, लेकिन पार्लियामेंट्री डिसीजन का एक प्रॉपर तरीका कार है, उस तरीका कार के तहत पार्लियामेंट्री डिसीजन लेना होता है। यानी ऐसे तो नहीं कि रात को सोए ख्वाब में कुछ चीज देखी और सुबह उठ के जो है उसके ऊपर फैसला कर लिया। पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग का एक पूरा थॉरो प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है। यहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि कश्मीर के हवाले से किसी तरह के भी ऐसे इकदाम से पहले कश्मीर की असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवाई जाएगी, तो वो तो नहीं पास हुई ना। जब असेंबली है ही नहीं तो पास कैसे होगी? तो सर जल्दी किस चीज की थी? 72 साल इंतजार किया था, इलेक्शन करवा लेते, असेंबली बना लेते, फिर देख लेते, शायद इतने सवाल ना उठते। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि एक प्रोविजन जो टेम्परेरी था जिसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने लागू किया था वो असेंबली ही नहीं रही, तो उसको परमानेंट करने का कोई तो तरीका होना चाहिए या उसको हटाने का। वही हमारी पार्लियामेंट ने किया। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रही। मेरी बात सुनिए आप, जितने भी हमारे अलग अलग सूबे थे, जो महाराजा थे, नवाब थे, सबको एक छूट थी, वो फैसला करें भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। कश्मीर के महाराजा थे, जो कश्मीर क्या था, पुंछ, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और आप जिसको नॉर्दर्न एरिया बोलते हो बल्तिस्तान, वो सब शामिल था। वो उन्होंने खुद साइन करके भारत के साथ मिले थे।
अगर इलीगल कब्जा उसमें 37% पर है, वो तो पाकिस्तान का है। जनरल साहब, तो इसमें वो इंटरनेशनल मुद्दा कोई जिस नहीं जो था। आप क्लेम करते हैं, जो इंडिया क्लेम करता है जी कि हमारे साथ महाराजा ने साइन किया था, वो डॉक्यूमेंट अभी तक आप लोग कहीं प्रोड्यूस नहीं कर सके। महाराजा के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट हैं भारत में, और महाराजा की औलाद जो आपको भी भारत के पता अंदर है। मौजूद है, जिसको आप लोग इतना दबाते भी हैं जब वो की बात करते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि महाराजा ने ऐसा कोई डिसीजन लिया था। भारत के अंदर मौजूद है उसकी औलाद। नहीं, ये हेडर साहब आपका नजरिया हो सकता है। जहां तक मेरा मानना है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर में वही कानून लागू होना चाहिए जो पंजाब में या आंध्र प्रदेश में या जनरल साहब, आपने कहा जी, नहीं हो सकता कि एक सूबे को अलग। आपने कहा भारत एक फ्री डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है। अब यहां पर आपने तो गवर्नमेंट नहीं रखी कश्मीर के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल खत्म होगी। अब बाय द पीपल कश्मीरी है नहीं, आप लोगों ने बाहर से अपने बंदे लाकर वहां पर बिठा दिए। और फॉर द पीपल आप लोगों ने 200 कवानीन वहां पर छेड़छाड़ की, जिससे कश्मीरी के बुनियादी राइट्स खत्म कर दिए। तो डेमोक्रेसी का तो नाम आपने कश्मीर में खत्म कर दिया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि डेमोक्रेसी के अंदर हर फैसला अल्टीमेटली अवाम की अदालत में होता है। सीधा तरीकाकार है, आप कश्मीरीज के पास जाएं, एक रेफरेंडम करवा लें, पूछ लें उनसे कि वो क्या चाहते हैं। भारत उससे भी डरता है क्योंकि पता तो है आपको कि कश्मीरीज की ख्वाहिश क्या है, वो नहीं रहना चाहता भारत के साथ। हैदर साहब, भारत के 543 जो लोकसभा के मेंबर हैं, वो डेमोक्रेटिकली बाय द पीपल इलेक्ट होकर वहां भेजे गए। वो निर्णय लेते हैं, वो सब पीपल पर लागू होता है। उसमें कश्मीर भी शामिल है। हर सूबे को पार्लियामेंट के डिसीजन लागू होते हैं। तो इसमें झगड़े की क्या बात है? आप जो भी मुद्दा उठाते रहे, आपको अपने जो बाकी सूबे हैं वही काबू नहीं आ रहे, आप और क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान जिस तरीके सर से हमारे सूबे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे सूबे हमारे बिल्कुल काबू में हैं। जहां जहां पर आप लोगों ने वो दहशतगर्दी की कोशिश की है, हमने वहां पर भी हालात को कंट्रोल कर लिए हैं। लेकिन सवाल ये कि कश्मीरीज की भी एक ख्वाहिश है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीरीज जो है वो नहीं चाहते भारत के साथ रहना। हर रोज कश्मीर के अंदर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता है। कश्मीरी नौजवान जब भारतीय मुजालिम के बाद शहीद होता है तो वो अपने कफन के साथ पाकिस्तानी परचम में लिपटकर कब्र में जाने को तरजीह देता है। तो आपकी पार्लियामेंट जो मर्जी कर ले, कश्मीरीज के दिलों से तो आप ये चीजें नहीं निकाल सकते ना। देखिए, जैसे और भारत के नौजवानों ने अपने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर भेजे, कश्मीर के नौजवान अपना चीफ मिनिस्टर चुनते थे, चीफ मिनिस्टर हुकूमत करता था, असेंबली होती थी, वो भी कश्मीर के लोग चुनते थे, जिसका बाय द पीपल कह रहे थे। तो आप कश्मीर को अलग कैसे कर सकते हो? फिर कल आप कहोगे राजस्थान में पाकिस्तान मैं इसलिए सर कश्मीर को अलग कर रहा हूं क्योंकि कश्मीर है ही नहीं ना, मतलब वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो किस तरह आप क्लेम करते हैं कि जो है वो आप कश्मीर के अंदर अपनी मर्जी के कवानीन लागू कर देंगे? मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं, आपने करने भी हैं। आप पहले एक रेफरेंडम करवा लें, आप कश्मीरी से पूछ लें। इसमें खौफ किस चीज का भारत को? अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, डिलीवर किया है वहां पे, और कश्मीरी की ख्वाहिश है आप लोगों के साथ रहने की, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रेफरेंडम के नताइज सब कुछ क्लियर कर देंगे। मेरा मानना है अच्छा बुरा तो अपना नजरिया होता है, जो भी किया वो सही किया। और अगर इसमें कोई गलती है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट है, वो नाम ही सुप्रीम है जिसका, वो जो भी फैसला लेगी वो बाइंडिंग हो जाएगा। तभी तो मामला चल रहा है, आप तो पहले ही शोर करना शुरू कर दिया। तो हम तो सर तब तक शोर करते रहेंगे ना जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा। हमें मतलब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो भी आए उससे तो कश्मीरी की स्ट्रगल तो नहीं ना आप खत्म कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अभी 2024 में भारत में फिर इंतखाबात थे और भारत के बीजेपी जो हुक्मरान जमात है, इन्होंने मकबूजा कश्मीर में सत्यपाल मलिक को गवर्नर तैनात किया था। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा इंसिडेंट
मोदी ने करवाया इलेक्शन बेनिफिट हासिल करने के लिए, इलेक्शंस में उसको उसका रिजल्ट भी मिला, और वो कहते हैं कि मुझे खौफ है कि वो फिर 2024 से पहले ऐसे इकदाम कर सकते हैं। तो भारत की फौज इस सारे मामले को कैसे देख रही है, क्योंकि एक प्लांटेड इवेंट था जो पहले मोदी ने करवाया। आपको लगता है कि दोबारा इलेक्शन से पहले मोदी इस तरह का कोई काम कर सकते हैं? आप मणिपुर के बारे में बात कर रहे हो? मैं पुलवामा के बारे में बात करूं सर। अच्छा, देखिए, जो भी मणिपुर में हुआ है, तो वीडियो हमने भी देखा है, उससे हर भारतवर्ष का नागरिक उससे चिंतित है, उसकी निंदा भी की है, इसको आप उर्दू में क्या बोलते हो, तनकीद भी की है। किसी को वो वीडियो पसंद नहीं है। भारत में हम जितने औरतों की इज्जत करते हैं वो और किसी मुल्क से कम नहीं, ज्यादा ही हो सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में तहकीकात ऑर्डर की है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, आपको ये बता दूं, हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, वहां इंसर्जेंसी तो 50 से शुरू हो गई थी। उस इंसर्जेंसी में हथियार देना, उनको ट्रेनिंग देना चाइना शुरू से कर रहा है, और पहले ईस्ट पाकिस्तान भी करता था। सही। अच्छा सर मैं इंसर्जेंट को पकड़ा था। आप मणिपुर के हवाले से जवाब दे रहे हैं। अभी भी है। मेरा सवाल बुनियादी तौर पर पुलवामा से मुताल्लिक था, जो सत्यपाल मलिक ने पहले भी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा जी कि मोदी कसूरवार है पुलवामा इंसिडेंट का, और इलेक्शंस के अंदर मोदी ने उसका फायदा भी उठाया। वो कह रहे हैं कि मोदी दोबारा ऐसा इंसिडेंट करवा सकते हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन तो जैसे और सूबों में थे, मणिपुर में भी हुए थे। सर मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ जनरल साहब, मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ, और मैं कोट कर रहा हूँ सत्यपाल मलिक को, जो फॉर्मर गवर्नर हैं कश्मीर के। वो कह रहे हैं कि मोदी पुलवामा इंसिडेंट का जिम्मेदार है, और मोदी इंतखाबात से पहले पुलवामा जैसा कोई वाकया करवा सकता है इलेक्शंस में बेनिफिट हासिल करने के लिए। पुलवामा में जिस युवक ने, जिस जवान ने अपने वो आत्महत्या की थी, जिसने सुसाइड अटैक किया था, वो तो उस तंजीम का हिस्सा है जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के उस तंजीम ने उसकी जिम्मेवारी 24 घंटे में ले ली थी। वो पता नहीं सर, इंडियन चैनल्स पे ही ली थी। लेकिन मुझे बताइएगा, फिर ये सत्यपाल मलिक भी कहीं पाकिस्तानी फंडेड तो नहीं है? इनको पाकिस्तान तो नहीं फंड कर रहा मोदी के खिलाफ बयानात देने के लिए? देखिए, वो जैसे मोहम्मद के आपके जो भी मुखिया थे, उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली थी 24 घंटे। मैं सर जैसे मोहम्मद की तो बात नहीं कर रहा, मैं सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूँ। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया है, तो सत्यपाल मलिक भी जैश मोहम्मद के साथ एसोसिएटेड है? मलिक साहब के बारे में आप और हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। मलिक साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि हमला हम लोगों ने करवाया है। सर अब उनका एक दोबारा इंटरव्यू हुआ है जनरल साहब, उनका दोबारा एक इंटरव्यू हुआ है, और उस इंटरव्यू के अंदर पहले तो उन्होंने कहा था ना कि मोदी कसूरवार है। अब इंटरव्यू जो है उसके अंदर मलिक साहब ने कहा है कि मोदी ने पुलवामा इंसिडेंट करवाया है, और मुझे खौफ है कि वो इंतखाबात से कबल दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट करवा सकते हैं, या बीजेपी की किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करवा सकते हैं इलेक्शंस में फायदा हासिल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी पुलवामा में 40 जवानों को हलाक करवाया था। ये सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी आवाज खुलेआम उठाने का हक है। मलिक साहब गवर्नर थे, मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा था कि हमने करवाया। उन्होंने ये जरूर कहा था अगर हम इनको हवाई जहाज से भेजते तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं सर प्रोग्राम के बाद आपके साथ क्लिप शेयर करता हूं। जो पहले इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, जो दीवार को उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये जहाज की बात की थी। अब यह जो दूसरा क्लिप है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मोदी इंतखाबात से कबल पुलवामा जैसा वाकया करवा सकते हैं। उन्होंने पहले भी करवाया है, अब या वो ऐसा कोई वाकया करवाएंगे या बीजेपी की किसी शख्सियत का कत्ल करवाएंगे। वो उनकी अपनी राय हो सकती है। तो आपको लगता है कि मलिक साहब को भी जो पाकिस्तान फंड कर रहा है?
इसमें पुलवामा में पूरा पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेवारी ली है। तो और उसके एवज में भारत ने बालाकोट पर हमला भी किया था, वो आप सब जानते हैं। जी सर, वो तो हमें पता है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने अभिनंदन के जहाज के साथ जो कुछ किया था वो भी सबको पता है। और बालाकोट में जो हमारा एक कौवा और 2-4 दरख्त जो है उसको नुकसान जरूर पहुंचा था। आखिर में जनरल साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि अब आपके नजदीक मसाइल का मुस्तकबिल करीब में कोई हल है, या यही इल्जाम तराशियां चलती रहेंगी? भारत कहेगा पाकिस्तान जो है वो हमारे टेररिस्ट जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान कहेगा कि इंडिया कर रहा है, ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी? आपकी आवाज उतनी साफ मेरा जनरल साहब सवाल ये है कि क्या आपको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है, या पाकिस्तान और भारत एक दूसरे की तरफ ब्लेम जो करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? मेरा मानना है दो पड़ोसी देशों में ताल्लुकात अमन के साथ होने चाहिए। भारत तो हमेशा चाहता है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि पहले आप दहशतगर्दी बंद करवाए। 2014 में बोल दिया था ये तो, कि जिस दिन आप दहशतगर्दी बंद करवाएंगे आप बैठ के बात करें, आप बेसिक चांद मांगे जो आपको मांगना है और बैठ के बातचीत टेबल पे होगी। लेकिन बातचीत तो जब भी हो सकती है जब बाहर गन फायर बंद हो जाए। तो अगर आप बार बार, उसके बाद तो कई बार हमले आपने करवाए, पुलवामा भी था, उसमें उड़ी भी था, उसमें और भी कई थे, हमारे जम्मू के पास नगरोटा में भी था। तो ये तो कई बार हमले, जब तक आप दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे, और आप कर भी नहीं सकते, आपकी दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में इतनी चल रही है, उसको आप काबू नहीं कर पाते। सर उसकी रीजन है ना कि भारत बाज नहीं आ रहा। सर उसकी रीजन है भारत बाज नहीं आ रहा, टीटीपी को फंडिंग नहीं रोक रहा, टीटीपी को फंड कर रहा है, टीटीपी को प्रोजेक्ट्स दे रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के। तो भारत बाज आएगा तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म होगी ना। अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही नहीं है, या दोनों देशों में अमन उतना नहीं है जो होना चाहिए, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरे हिसाब से पाकिस्तान पर। ये आपका ख्याल है, बिल्कुल ठीक हो गया जनरल साहब, ये आपका ख्याल है। मैं इसी नोट पे आपसे इजाजत चाहूंगा।